भाई इनको बिहार का कालीन भैया भी बोलते हैं, बताइए कि क्यों बोलते हैं? अब देखिए, ये तो हम इतना पहली बार रसूख और दबदबा है आपका फर्स्ट टर्म में, तो मिस्टर ओबरा का कोबरा आपने क्या एबरा का डेबरा किया अपने विधानसभा क्षेत्र मैं आपको में? बताता हूँ। आपने मैनेजमेंट आपका स्किल कौन की सा बात जादुई की। करिश्मा हम बोल सकते हैं जो आपको वी कैन क्रेडिट इट टू यू रियली? These two countries used to be the dream destination for higher education. इंग्लैंड अमेरिका, हाँ, इंग्लैंड अमेरिका। बिलाए तो ये होला। हाँ, इस- एक्टिंग वैक्टिंग में जाने का सोचे थे कि नहीं? भूत सवार हुआ था एक बार जरूर। तो मैथ से नफरत थी स्टार्टिंग से। मैथमेटिक्स मुझे Same चाहिए here. नहीं था। Same अब भाई विदेश में कमा रहे थे तो इन्वेस्टमेंट तो करना था देश में अपने। कुछ सोचे पैसा कि स्विस बैंक में, कुछ इधर भी बेनामी संपत्ति में लगाना था। और सो ट्रू फॉर ऑल द नेता, नो डिफरेंट। हमारे फैमिली में एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ। वी लॉस्ट शशि इन अ रोड एक्सीडेंट। हाँ, It was a road freak accident। accident. हाँ, हाँ। वो आई एम एकदम सॉरी इफ इट्स अ पेनफुल। it is a painful, but somehow we have grown out of it now. Loss is a loss, वो कभी फील नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। न कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे दौड़ पड़ता। तुरंत इमीडिएटली भागते थे पीछे, तुरंत फोन लगाते थे कि अरे क्या हुआ। फिर जब इन्वेस्टिगेट होता था फर्दर तो पता चला था कि जमीन कब्जा जो किया है वो जिसने मेरे से कंप्लेन किया उसी ने कब्जा करके रखा हुआ। लैंड का बड़ा तमाशा चलता है, जानते हैं? कभी नेता आता है तो लोग एकदम चाहते हैं कि एकदम उसके करीब चले जाए, और अगर आप करीब जाने से रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो है। बाबू साहब बनता रहे। अच्छा, कैंपेनिंग भी करनी है, लोगों को नाराज भी नहीं करना है, और प्लस आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है। ये तीन इंग्रेडिएंट एक साथ अगर आप कहीं इकट्ठा करना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे आप तराजू पे मेढक तोलना चाहते हैं। चलिए उस पर एक अलग चर्चा है, उसमें आपका भी दोष है। तो 2005 से पहले का दोष। बात को घुमाइए नहीं नेताजी जैसा। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि, इन क्षेत्रों पर आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या पहल की? पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कोई इंडियन पॉलिटिकल सर्विस क्यों नहीं होती है? क्या आम जन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अच्छे को चुने और सच्चे को चुने? हेलो, नमस्कार। स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर आपका स्वागत है। कहानियाँ सुनना, सुनाना, बस यही तो हमारा काम है। हर दिल कुछ कहता है, हर दिल कुछ सुनता है, और दिल बातें करना चाहता है। तो चलिए आज दिलों की धड़कनें साझा करते हैं। हम दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं आपको। ऑन सेकंड थॉट दो दोस्तों की कहानी बहुत लंबी और बोरिंग हो सकती है। चलिए एक दोस्त पर केंद्रित रहते हैं हम आज। बात है 1990 दशक की। बिहार बदल रहा था, भारत बदल रहा था। जेपी मूवमेंट से ही 3-4 समकालीन समकक्ष नेता, युवा नेता उभरते हैं, और उनमें से उनका एक प्रमुख चेहरा सब जानते हैं, लालू प्रसाद यादव। उसी दौरान पलायन का दौर आता है, और हमारे जो दो दोस्त हैं दोनों चले जाते हैं दिल्ली पढ़ने, उच्च शिक्षा के लिए। अच्छे साधन नहीं थे बिहार में। एक थोड़ा छोटा था और एक उससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन बालक दोनों ही थे। बड़े वाले को दायित्व मिलता है कि तुम इसके गार्जियन का काम करोगे। बच्चे पढ़ते हैं स्कूलिंग 12 तक, फिर अपने अपने रास्ते बिखर जाते हैं। 30 साल बाद फिर मिलते हैं वो। तो 3 दशक के बाद बिहार कितना बदल चुका है, भारत कितना बदल चुका है। और यूं ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में शायद फेसबुक से या आई डोंट नो हाउ वापस दोनों कांटेक्ट में आते हैं। लगभग 5 साल पहले कोरोना का दौर है। पता चलता है कि दोनों अपने अपने फील्ड्स में नेपो किड्स होकर रहते हैं। दोनों ने अपना परिवार का व्यवसाय उठा लिया, और अलग अलग ढंग से अलग अलग परिदृश्य हो सकते हैं। उसमें से एक राजनीति में चला जाता है, बदलते बिहार का उभरता चेहरा, बहुत प्रखर वाणी है जिसकी, लेकिन बहुत संजीदा है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल पॉलिटिशियंस जो बहुत दबदबा, बाहुबली, रसूख, ताम झाम, सोशल मीडिया पे एक्टिव और काम घंटे भर का। इट शोज़ हिज एरुडिशन, हिज एजुकेशन, हिज अपब्रिंगिंग। आपका उनका परिचय कराता हूँ। ओबरा बड़ी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओबरा दाऊद नगर, वेरी वेल नोन। तो उन्हीं के वहीं के विधायक हैं ये हमारे आज युवा नेता। पहला टर्म है इनका। सो इज़ रियली अ यंग पॉलिटिशियन, दो ही कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिशियन बैकग्राउंड। और जो दूसरे दोस्त की कहानी, उसको हम फिलहाल विषांतर में नहीं जाते हैं, आप खुद ही गेस कर लेंगे कि वो कौन है। आज हम मिलते हैं अपनी खास शख्सियत से, जो हमारे बगल में बैठे हैं आज गेस्ट चेयर पर, मेरे छोटे भाई और बहुत बड़े नेता ऋषि कुमार, आर MLA विधायक फ्रॉम ओबरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, हु रिप्रेजेंट्स द राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की प्रखर वाणी बनकर उभरते हैं।
हाउ आर यू ब्रो, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले आपको और पूरी स्पंदन की टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपके एक दो प्रोमोज मैंने देखे और फिर मुझे अपने वही पुराने दूसरे दोस्त की याद आई कि उसके साथ बिताए हुए पल याद आए। फिर मुझे लगा कि देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वो दोस्त था जो जिसकी कहानी आपने शुरुआत में बताई, वो हमेशा से परफेक्शनिस्ट था। उसने हर काम में परफेक्शनिस्ट वाला काम किया है और जो अपने फील्ड में वो आज है उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बारे में लोग जज करते रहे बाद में कि कौन है चलिए, वो। पटकथा से हम विषयांतर में नहीं जाएं। आपके ठीक। दोस्त जो भी हों उनको आप अभी हम लोग साइड में ही रखते हैं। भाई, आप हमारे मेहमान हैं, उनकी कहानी गाहे बगाहे कहीं बीच में आ जाए तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। बात करते हैं आपसे। सो वी मेट आफ्टर अबाउट 3 decades हाँ बिल्कुल। आफ्टर स्कूल। जस्ट एक मंच पर, इनफैक्ट आई इन्वाइटेड यू व्हेन आई डिस्कवर्ड, एक मंच हमने साझा किया था। एंड देन आई ऑब्जर्व्ड योर जर्नी एंड द डिफरेंस यू मेक एज अ पॉलिटिशियन। जो बातें अब मैं बहुत ऑब्वियस तारीफ तो करता नहीं हूँ, बट टेल मी, दिस इज़ योर फर्स्ट इनिंग्स एज अ लेजिस्लेटर। सो व्हेन वी पार्टेड वेज आफ्टर स्कूल, दैट इज क्लास 12 के बाद DPSR के पुरम में हम दोनों पढ़े थे। इनफैक्ट वी शेयर द सेम डॉमेट्री ऑल्सो। तो हाउ हैव द ईयर्स ट्रीटेड यू, माई फ्रेंड? इनिशियली अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा रम चुके थे और इच्छा नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की कभी भी। मेरे ख्याल से हमारी जब भी बातचीत हुई होगी पहले पहले या मतलब काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, उस वक्त पॉलिटिक्स में आने का कोई भी इरादा नहीं था और ऐसा कोई Just कंडीशन for नहीं था। our viewers and audiences' benefit, just briefly take us through your journey after, say, school or graduation, up to the point when you decided to join active electoral politics. See, it happened all, I think it started back after schooling from DPS Sarkipuram. Then there was a time when I decided that I should go abroad and have my higher education there. All right. Applied for different universities and even got the call letters for admission. But What was your core area of education? I pursued commerce early on. All right. I think in the +2 level I had commerce, and then I decided to pursue the same field in the future, and I applied for Bachelor of Commerce degree in US and one or two universities in UK as well. Because at that time in our school, these two countries used to be the dream destination for हाँ भाई, higher education. इंग्लैंड अमेरिका, हाँ, इंग्लैंड अमेरिका। मैंने बिलाए तो ये होला। हाँ, तो टिपिकल अगर बिहार की बात करें तो अगर विदेश जाना है तो इंग्लैंड और अमेरिका की ही बात होती थी। तो वो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप था, दिमाग में वो चीज़ घर की हुई थी कि जाना है तो अमेरिका जाओ, नहीं तो लंदन जाओ। तो अप्लाई किया, एडमिशन्स के लिए हुआ भी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे फैमिली में एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ। हाँ, आई रिमेंबर। हाँ, और आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर इन दैट एक्सीडेंट एंड उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। मन बच्चा था, उतावला था, अपने माँ बाप की पीड़ा को इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहा था उस It was समय। just after school, if I remember. जस्ट आफ्टर स्कूल। हाँ, You know, मैं बीच में एक क्षेपक करता हूँ, एक बहुत मार्मिक विषय है। पहले हम लोग चिट्ठी लिखने के एज में थे। We used to write letters. अब कौन लिखता है ये बस? Will you believe? I just got goosebumps when he spoke of it. Shashi, he was younger to us, and we were like family friends also. हम लोग क्रिकेट वेट खेलते। When I heard of that, ना, I wrote a letter to you, but you never got it. I could not complete the letter, अच्छा, and perhaps it is still lying somewhere in some book or something. I could not bring myself. जब ये जो विषय होता है, and as we undertake your life journey and mine, in parallel, we have lost loved ones. बिल्कुल। So coming back, what changes? फिर उस What was the वक्त turning point? Yeah. वो टर्निंग पॉइंट इस तरीके से था कि एकदम से परिवार ने जो है मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना है, Okay. कि अब तुम अकेले बेटे हो, अब तुमसे अलग हम नहीं रह सकते। पॉजिटिवनेस था पेरेंट्स की तरफ से, और उसके बाद पर मन थोड़ा रिबेलियस हो गया। If क्योंकि I remember बच्चे थे। correctly, we lost Shashi in a road accident. हाँ, It was a road freak accident accident. हुआ, हाँ हाँ।
वो आई एम एकदम सॉरी इफ इट्स अ पेनफुल it is painful, but somehow we have grown out of it now. पर लॉस इज अ लॉस, वो कभी फिल नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। तो मन थोड़ा रिबेलियस हुआ उस समय कि बहुत शिद्दत से चाहा था कि बाहर जाके पढ़ाई करूं, और पेरेंट्स के मना करने को मैं उस फीलिंग को नहीं समझ पाया, और मैंने ऑल टुगेदर मैंने कहा कि अब मैं आगे पढ़ाई करूंगा ही नहीं। ओके। तो मेरे ख्याल से 97 98 2 साल मैंने पढ़ाई से एकदम दूरी बना ली अपनी कि मैं पढ़ूंगा नहीं। पर वो अलग ट्विस्ट था लाइफ का। जब वहाँ से अलग हुए तो थोड़े जवान थे, मॉडल टाइप दिखते थे, लंबाई अच्छी थी। I, you know what I do by profession. हाँ, And yes, I know So what you do. I find it very, odd to, flatter people or give obvious compliments. But the years have really made you look even better than what you used to be. वो आप दूसरे चश्मे से मुझे देख रहे हैं, आप एज अ प्रोफेशनल देख रहे हैं और एज अ दोस्त देख रहे हैं, दोनों चीज़ें आप मेरे में इकट्ठा एक साथ आप तोल करके देख रहे हैं। पर वो जो समय था जब पढ़ाई से दूरी बनाई 2 साल, तो उन दोनों सालों में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने लीवाइस के लिए शोज़ किए, उनके जो लॉन्च होते हैं वो सब, फिर यूपी हैंडलूम्स करके एक होता था उसके लिए किया, एक एजेंसी होती थी उस समय ओगान, तो ओगान ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया पूरे 3 साल के लिए, जिसमें मुझे मंथली सैलरी देते थे। वो 40,000 रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम थी। क्या बात। 40,000 रुपीज़ मुझे ओगान देता था, पे करता था। पर एवरी प्रोफेशन, एवरी यू कैन से, कोई भी जो काम आप करते हैं उसका एक ग्रे एरिया भी होता है। श्योर। तो उसमें भी ग्रे एरियाज थे जिसमें जो मुझे पुल करने लगे। मेरा प्रोफेशन मुझे पुल कर रहा था मुंबई की तरफ और बाहर की तरफ, और मैं उस टाइम तैयार नहीं था इस एक्टिंग में जाने का सोचा था कि नहीं? भूत सवार हुआ था एक बार ज़रूर। तो जब मुंबई की बात हुई ना, तो फिर क्या होता है, फिर प्रीडोमिनेंट मदर, कहाँ जाएगा, यही सब काम करेगा, ये मतलब कि कमा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। फिर समहाउ आई गॉट बैक, अपने वापस उसमें आया, रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होता, पढ़ाई एक कॉमन पूल क्रिएट करता है, एक बेस ऑफ नॉलेज क्रिएट करता है, मेक्स यू अ मोर राउंडेड इंडिविजुअल, और बहुत लोगों को इकट्ठे लेकर के आता है, एक आपका सर्कल क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एब्सोल्युटली। तो 2 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ, देन उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वो भी कॉमर्स कॉलेज पटना। ओके। हाँ, कॉमर्स कॉलेज पटना में एडमिशन लिया, और मैंने कोर्स कौन सा परस्यू किया, इकोनॉमिक ऑनर्स। मैथ से नफरत थी स्टार्टिंग से, मैथमेटिक्स मुझे चाहिए नहीं था। मैथ्स मुझे कभी पसंद था नहीं, तो अगर मैथ्स परस्यू नहीं करना था तो कॉमर्स अगर करते तो अकाउंटेंसी करनी पड़ती, फिर वो कैलकुलेशंस और वो सारी चीज़ें। तो हमने कहा कि चलो इकोनॉमिक ऑनर्स करते हैं, वो किया। फिर उसके बाद MBA किया MIT से। फिर MBA करने के बाद मुझे जॉब भी मिल गई, कैंपस में मिल गई मुझे जॉब। ओके। एंड आई वर्क फॉर कैनन फॉर 2 years। कैनन में काम करने के बाद देन आई वेंट ऑन टू जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। कैनन द इमेजिंग कंपनी? द इमेजिंग कंपनी। कैमरा सेक्शन और प्रिंटर सेक्शन? नो, द प्रिंटर सेक्शन। सो यू डिड योर मास्टर्स? हाँ, did my masters, then I worked for Canon for 2 years. Right. उसके बाद I went on to join Jindal Steel and Power Limited. I worked for them for around 4 to 5 years. Right. And then there was a company called Stark GmbH. It was from Austria. Austria. So it was a trading company, but a conglomerate of 10 to 12 different ancillaries. A big MNC. Very huge MNC. Right. And they have a very massive presence in CIS countries and Europe as well. So they took me from JSPL. In one of the conferences I was मतलब कि attending, वहाँ से उन्होंने। Did you have an overseas assignment or not? Yes, I did. मैं एक बार, मुझे याद है, मुझे कीव भेजा गया था, यूक्रेन कीव। अभी तो it is boiling right now. The worst place to be getting bombed. Yeah. Right and left. Right. तो कीव भेजा गया एक असाइनमेंट पे, एंड दैट वाज फॉर आई थिंक 3 to 4 months। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग काम था। वहाँ पे एक कंपनी थी रुदगोरमाश और गैसप्रॉम। इन दोनों के बीच में
एक टसल था। गैसप्रॉम गैस कंपनी थी जो आई थिंक दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। तो उसका एक इशू चल रहा था रुदगोर मार्श से। रुदगोर मार्श यूज टू मेक ड्रिल्स, जिन ड्रिल्स की ज़रूरत होती है इनको माइनिंग पर्पस के लिए, नेचुरल गैस के, वो ह्यूज ड्रिल्स होते हैं जो ओशन बेड को भी ड्रिल करते हैं। अब इन दोनों के बीच में टेंशन था जिसको मुझे सॉल्व करने के लिए भेजा गया कि इंडियन को, ना मुझे रशियन आता था ना मुझे यूक्रेनियन आता था, फिर भी यू वुड बी सरप्राइज 3 महीने के अंदर मैंने उन दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन उसमें करवाया। बिहारी बुद्धि कितना लगाए? तो उसमें बिहारी बुद्धि ही लगी। बिहारी बुद्धि ये लगी कि हम एक दूसरे का नुकसान नहीं बताए, बाद में आने वाला मुनाफा समझाए कि भैया आज अगर आप पैच करते हो तो आप इस एरिया के आप एकदम किंग हो जाओगे, रेट आप खोलेंगे, यूएस डॉलर में फिर थोड़ी ट्रेड होगा, फिर तो रशियन जो करेंसी उसके अंदर ट्रेड होगा। पॉलिटिक्स लगा दिए वहाँ। अब पोल्टिक टिक्स नहीं लगा, एक ही फॉर्मूला काम कर गया। तो दैट मीन्स वहाँ पे वो हुआ। तो फॉरेन असाइनमेंट भाई हम लोग बिहारी में कभी लेडी नहीं बोलते हैं, लेडीज बोलते हैं, इसीलिए ladies। पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स होता है। और यूजलेस को कहते हैं अलुआ। अलुआ। खैर एनीवेज, तो ये था जर्नी ऐसे, मतलब सो आपका भारत में पुनरागमन कब हुआ ऋषि कुमार? ये मेरे ख्याल से 2002-2003 की बात है ओके। कि वापस आए यहाँ पे। और वो कंपनी के ही असाइनमेंट से रहे, मतलब उसी में थे, स्टॉक में ही थे। ये पॉलिटिक्स में जाने का विचार कब हुआ? पॉलिटिक्स में मेरे फादर से जुड़ा हुआ ही कहानी है। मतलब कि माय फादर, सबके लिए अपने पिता सब कुछ होता है, मेरे लिए भी मेरे फादर मेरी पूरी दुनिया थे। 2015 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और फिर उन्होंने मुझे बुलवाया, तो मैं गया उनके पास। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट विश थी, मैं चाहता था, मेरे फादर चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और एमएलए बनूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जो है इस चीज़ को बहुत फैसिनेट किया था कि एमएलए अगर मेरा बेटा बनेगा तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। Somebody should carry the family tradition forward. वही बात है। Though he was in government service, I remember. यस, ही वाज आंटी मीन्स मैम, माननीय केंद्रीय मंत्री, कोल मंत्री श्री कांति सिंह इनकी माता हैं, बहुत जगविदित नाम है वो। तो यू ट्राई टू कैरी द फैमिली लेगेसी फॉरवर्ड। आफ्टर माय फादर आस्क्ड मी टू, यू जॉइन द पार्टी फॉर्मली। देन आई जॉइन द पार्टी। और मुझे याद है अच्छे से 15-16 में मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल का। ओके। और मेरे स्किल्स को बेसिकली यूटिलाइज करना चाहते थे जो मेरे बडिंग लीडर थे उस टाइम पे, यशवी जी। तो ही कॉल्ड मी एट दैट टाइम 15-16 में। और मुझे अच्छे से याद है मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई थी दिल्ली में, एक अपना बिहार का कौन सा एक है, बिहार निवास। हाँ, बिहार निवास। बिहार निवास है चनक्या। पहले बिहार भवन था, बिहार निवास बाद में बिहार बना। भवन तो पहले था, हम लोग बहुत रहे हैं। हाँ, फिर बिहार निवास बना। तो बिहार निवास में मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई उनसे। और उस टाइम वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ओके। बिहार के। सो एज लेट एज दैट। हाँ, 2015-16 की बात कर रहा अच्छा, इन दिस आफ्टर इलेक्शंस जो है महागठबंधन की गवर्नमेंट बनी थी। ही वाज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। राइट। ही वाज अबाउट टू लीव टू यूके, एक उनका ट्रिप था कोई यूके का। तो उससे पहले वो बिहार निवास में रुके हुए थे। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई उनसे। एंड देन ही ब्लंटली आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू कम टू पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा कि आके क्या करूँगा पॉलिटिक्स। नेकी और पूछ नहीं, मेरे मन में उस टाइम भी नहीं आया। लेकिन जब मेरे फादर वाला इंसिडेंट हुआ ना, देन आई, इट वाज एट द बैक ऑफ योर माइंड ना दैट विल बी जॉइनिंग पॉलिटिक्स एट सम। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था, 15 में ही उन्होंने मुझे कहा था। उसके पृष्ठभूमि तो थी आपके दिमाग में। उस टाइम डिसाइडेड नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। लेकिन मेरे फादर के इंसिडेंट के बाद देन आई वेंट बैक टू हिम एंड आई सेड कि आई एम रेडी। सो व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स एंड यू बोलते हैं ना कि चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड। मी आई केम इन पॉलिटिक्स वेरी हाफ हार्टेड, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी आज़ादी छिन जाएगी, मेरी लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ नहीं रह जाएगी। इट्स ट्रू। ना ही मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँगा, ना अपनी वाइफ को टाइम दे पाऊँगा। मुझे ये अप्रीहेंशन था। पर देन अगेन जो बेटर हाफ मेरा है, दैट इज़ माई वाइफ, शी स्टूड बाय मी और बोली कि तुम जाओ, मैं अकेले सब देख लूँगी। एंड दैट वर्ड्स एंड दैट
gesture which she had when she spoke these words immediately made me. Far as I remember, when we met for the first time after so many years, इतने सालों बाद जब हम मिले, you told me you were doing some kind of real estate and hotel business also. If my memory serves me right. I was a shareholder in that. Okay. I was not doing it full time. अब भाई विदेश में कमा रहे थे तो इन्वेस्टमेंट तो करना था देश में अपने, तो कुछ करना पैसा था तो हम कुछ सोचे पैसा कि स्विस बैंक में, कुछ इधर भी बेनामी संपत्ति में लगाना था. और सो ट्रू फॉर ऑल द नेताज, नो डिफरेंट. वो जमाना लग गया स्विस बैंक वाला. आजकल देयर आर मेनी वेज. लाइकनस्टीन भी है और कैरिबियन आइलैंड से व्हाटएवर. जो भी है देखिए, मे बी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं अभी तक. मतलब अभी जर्नी बाकी है. जर्नी मेरी बाकी है और लंबी है, और मेरी इस लंबी जर्नी में शायद ही ऐसा कोई एपिसोड आएगा जब मुझे इस तरफ देखना पड़े. मैं पूरी कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूँ ये बात. आई अंडरस्टैंड. तो कमिंग बैक टू योर इनिंग्स, व्हेन यू बिगैन योर इनिंग्स, जब आप विधायक बने, आप ओबरा क्षेत्र से, और वही वक्त था 20 से, अभी यू आर स्टिल इन दैट फर्स्ट टेन्योर, तो वही टाइम साथ में कोइंसाइड किया कोरोना के साथ. सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? लाइक यू वर अ कंटेंडर फॉर दैट पोस्ट, यू आर अ फर्स्ट टाइम एमएलए, वेरी यंग वन एट दैट. भाई मुझसे छोटे हैं तो मैं यंग ही समझता हूँ. तो व्हाट वर द चैलेंजेस? क्या आपको चुनौतियाँ सामने आई? आपको अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किस स्टेट में मिला? ये क्या क्या काम था, बाकी क्या क्या चुनौतियाँ थी, साथ में कोरोना था. इट मस्ट हैव बीन अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. उसको बारे में कुछ बताएं आप. मैं बहुत ब्रीफली इस सब्जेक्ट को टच करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा, ये जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत लंबा रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट जो है इसमें हैपनिंग है. इन द सेंस कि एक तो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक डोमेन है, और यहाँ पे टाइम आप नहीं सेट करते. इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि मैं 9 to 5 ऑफिस आ रहा हूँ और 9 to 5 काम करूँगा. एग्जैक्टली, हाउ डिड यू मैं मेक अपने द घर स्विच ओवर जाऊँगा. फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू पब्लिक लाइफ? अब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था इनिशियली, कि ये लगता था कि हाँ, मतलब कि पार्टिसिपेटिव है और हर तरह के जो है काम करने पड़ेंगे. और एज अ पॉलिटिशियन आपके पास बहुत फ़नी चीज़ें आती हैं, कई बार बहुत सीरियस नोट पे चीज़ें आती हैं, और आपको डिफरेंशिएट करना होता है दोनों में विदाउट लूजिंग योर माइंड. किसको कितनी प्राथमिकता देनी है. हाँ, मतलब कि प्राथमिकता देनी है और किसको कितना सीरियस लेना है किसी मैटर को. बिकॉज आपके पास जो बात आती है वन साइड ऑफ द स्टोरी होती है दैट और अगर आप सडनली और इमिडिएटली उस पर एक्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ कहलाएंगे बाद में जाकर. हाँ, मतलब बिना सोचे समझे त्वरित प्रक्रिया देना उचित नहीं है. तो इनिशियली मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी मैटर आता था मैं इमिडिएटली फ़ोन लगा देता था. अब किसी ने कहा जी हमारी ज़मीन हड़प ली है, किसी ने तुरंत लगा देता था सीईओ को और थाना को. कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ पड़ते थे. तुरंत इमिडिएटली भागते थे पीछे, तुरंत फ़ोन लगाते थे कि अरे क्या हुआ. फिर जब इन्वेस्टिगेट होता था फर्दर तो पता चला था कि ज़मीन कब्जा जो किया है वो जिसने मेरे से कंप्लेन किया उसी ने कब्जा करके रखा हुआ. लैंड का बड़ा तमाशा चलता है, जानते हैं, स्पेशली इन द विलेजेस. सो व्हाट वर द, लाइक कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, व्हेन यू बिकेम अ फुल फ्लेज लेजिस्लेटर, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आए, तो क्या चुनौतियाँ आपको इमीडिएट मिली, क्या लेगेसी में मिली प्रॉब्लम्स, एंड हाउ डिड यू चार्ट योर कोर्स अक्रॉस दीज 5 years? वी आर कमिंग टू एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट टर्म. आपके पहले कार्यकाल के अंत पे हम आ रहे हैं, कुछ महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है. तो अपनी जर्नी बताएं अपने क्षेत्र में. Let's start with the problem which was quite prevalent at the time when I joined, when I started my journey as a legislator. The major problem at that moment was COVID-19. Yeah. And the immediate challenge when I started my tenure as a legislator this time was COVID-19. It started, I think, around December 2019. Earliest reported cases. That's why it was called COVID-19. Yeah. And we had our elections in the month of September, October 2020. So in between these months was the first wave of COVID. और जो सबसे मारक वेव जो थी वो सेकंड था. वो मार्च से नहीं, फर्स्ट वेव का जो सबसे मारक टाइम था, रिमेंबर एज अ डॉक्टर ऑल्सो, वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में था व्हेन लॉकडाउन वाज इंस्टीट्यूटेड. फिर बीच में एक लल पीरियड आई, तभी शायद चुनाव घोषित भी हुए. तभी चुनाव घोषित हुए, लेकिन उसका कहर चल रहा था. और बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि चुनाव होंगे इतने कैसे? लोग मर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इलेक्शन कैसे होगा. ये बहुत बड़ा चैलेंज था.
और मैं आपको सही बताता हूँ, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। और हमारे लिए चैलेंज था एज ए कैंडिडेट कि आप मास्क लगा करके जब जाते हैं तो गांव देहात के लोग आपको ये कहते हैं कि देखा बहुत अपने आप के समझा ताकि पता नहीं हमनी से एडवांस बीमारी लग जाए, एडवांस बुझाता, एडवांस बुझाता अपने हम आप। हमनी से दूरी बनाता। हाँ, दूरी पब्लिक से अभी देख, से दूरी बना बता। That's अब what बाद I'm में telling- क्या करी फिर? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने भी यही देखा। उसके सामाजिक जो मतलब सामाजिक उसके जो प्रभाव थे, कुछ निकट और कुछ दूरगामी, इट बिकेम अ पैराडाइम फॉर सोशल डिस्टेंसिंग इन द सेंस द क्लास केम इनटू इट। वो जातिगत बातें भी उसमें आने लगी, धर्म की, ऊंच नीच की। लोगों ने उसको बहुत भावनात्मक रूप से लिया, जबकि एज अ डॉक्टर हम लोग उसको सिर्फ एक बीमारी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो खैर, वो क्या चैलेंजेस आए आपके इलेक्शन में जब आप निर्वाचित हो गए? तो हाउ वाज निर्वाचन के बाद योर कैंपेन फर्स्ट टाइम, वो कोविड सारा लेके? वही कोविड को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना था, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो नहीं पाता। अगर आप पीपल social थ्रॉन्ग टू यू। बिल्कुल, आप एज अ कैंडिडेट या कभी नेता आता है तो लोग एकदम चाहते हैं कि एकदम उसके करीब चले जाए, और अगर आप करीब जाने से रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो, और पर्पस कुछ और है। बाबू साहब बनता रहे। अच्छा, कैंपेनिंग भी करनी है, लोगों को नाराज़ भी नहीं करना है, और प्लस आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। ये तीन इंग्रेडिएंट एक साथ अगर आप कहीं इकट्ठा करना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे आप तराजू पे मेढक तोलना चाहते हो। वही वाले सिचुएशन है। ये पॉसिबल है ही नहीं, पर फिर भी किसी तरह जान हथेली पे लेकर के चुनाव में गए और रिज़ल्ट अच्छा आया। अब रिज़ल्ट आने के बाद सेकंड वेव आ गया कोविड का, और वो ज़्यादा घातक हुआ। सर मुंड आते ही ओले पड़े। उसमें तो ऑक्सीजन की इतनी कमी होनी शुरू हुई। मैं आपको बताता हूँ, हर परिवार ने किसी न किसी को खोया। हाँ, मेरा परिवार मेरी जनता है, और मैंने देखा जिस हिसाब से लाशें निकल रही थी गाँव से, मन एकदम इफ आई विचलित हो रिमेम्बर गया। आपके निकट परिवार में भी तो किसी की क्षति हुई थी। मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ, मेरे बहुत Second करीबी wave में। दोस्त का भी डेथ हुआ सेकेंड वेव में। व्हेन आई हैव लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की कमी से गए। कुछ लोगों का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि लंग्स जवाब दे गए। अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर आपने क्या कदम उठाए, अपनी जनता को कैसे लाभ पहुंचाया? देखिए, बहुत लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ थी उस टाइम, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने काम करना शुरू किया ऑक्सीजन बैंक के ऊपर, कि ऑक्सीजन बैंक क्रिएट किया जाए। और मेरे ख्याल से एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में एक बारून है, बारून जगह है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट तब तक बहुत जल्दी आनून फानून में सेटअप हुआ। वहाँ पे एक एसडीएम की अपॉइंटमेंट हुई ताकि वो ये देखे कि कहीं काला बाजारी ना चालू हो जाए। हमारे यहाँ तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी बहुत लोग नहीं, हैं। हुआ है, सब हुआ है। तो ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, रेमडेसिविर के लिए, आई नो द स्टोरी। जी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो एसडीएम का अपॉइंटमेंट हुआ, तो ऑक्सीजन पहुँचे और ज़रूरी लोगों तक पहुँचे, इसका हम लोगों ने खास ख्याल रखा। हमने हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिकॉर्ड्स मंगाने शुरू किए, किसका इलाज चल रहा है, मतलब एट होम पे भी, जो लोग घर पे इलाज कर रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल से संपर्क में हैं। एक बात मुझे बताएं कि उस कोरोना महामारी के दौर में भी क्या आप बाहर जाते थे, जनसंपर्क करते थे, और यू वर जस्ट मॉनिटरिंग इट अपने कार्यालय हमें में तो बैठ जाना के? पड़ता ही था। जाना पड़ता था। जाना पड़ता था, फील्ड में भी जाना पड़ता था। हम लोगों ने एसेंशियल मेडिसिन का एक किट बनवाया, राइट, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक हम दे नहीं सकते थे क्योंकि वो क्योंकि प्रिस्क्राइब prescription ड्रग होता है। राइट। तो सप्लीमेंट्स डाले हमने, विटामिन सी डाला, जिंक। जिंक वगैरह, फिर कैल्शियम डाला, फिर फीवर की दवाई रखी, एक एंटी एलर्जिक डाला, बेसिक किट। बेसिक किट बनाया। अब चैलेंज था घर घर तक पहुंचाना, कि कौन अपना जो है ये करके। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, वॉलंटियर्स हमारे तैयार हुए, नॉट पेड वन, सारे फ्री, सब लोगों ने मिल करके, जितने वॉलंटियर्स थे सबने हमारे सहयोग क्षेत्र किया। के लोग ही, जितने युवा थे, वो सब एक्टिवेट हुए कि हम लोग करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन। और बैटरी वाली जो वो रिक्शा होती है, हाँ, ई रिक्शा। हाँ, उसके ऊपर लोड कर करके ऑलमोस्ट सारे पंचायत को टच किया गया, हर जगह मेडिसिन का वितरण किया गया। तो हाउ बिग इज़ योर कॉन्स्टिट्यूंसी? आपका जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र, कितनी जनसंख्या होगी उसकी? जनसंख्या मेरे क्षेत्र की होगी लगभग 5-5.5 लाख के आसपास, और वोटर्स होंगे लगभग 3-3.5 लाख के आसपास। सो मॉडरेट टू लार्ज साइज कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत नहीं, large बहुत है। पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है। नहीं, पुरानी तो है, लेकिन पहले ओबरा का कन्फिग्रेशन अलग था। हाँ, पहले ओबरा और बारून मिल करके कॉन्स्टिट्यूंसी बनता था, फिर
फिर बाद में फिर Redesignation चेंज हुआ था, हुआ, I remember. फिर ओबरा और दाऊदनगर मिल करके जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बननी शुरू हुई। और परिसीमन के बाद भी 2009 में जो हुआ था, उसके बाद ये ओबरा सेम टू सेम रहा। ये change कोरोना नहीं काल को तो आपने अपने यथाशक्ति, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कम्बैट किया, यू मैनेज्ड इट। और क्या क्या चुनौतियाँ थी आपके क्षेत्र में जो आपको कुछ विरासत में मिली, और क्या एक्शन प्लान आपने बनाया अपने क्षेत्र के बारे में? हुआ। मेरे यहाँ जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, 95% लोग खेती आधारित बिजनेसेस में, यानी खेती करते हैं। कृषि क्षेत्र से? हाँ, कृषि क्षेत्र से हैं, अनाज अपना उगाते हैं, बेचते हैं। सरकार की स्कीमें हैं बहुत सारी, पैक्स का अरेंजमेंट है जिसमें जो है इनका वो किया जाता है, मतलब अनाज खरीदा जाता है सरकार द्वारा। तो एक चैलेंज ये भी होता है कि जब आप कृषि आधारित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो बहुत कुछ जो है आप मदर नेचर के भरोसे भी रहते हैं। जैसे आपकी खेती की जो प्रणाली है, जो आपका सीजन है, बरसात। खारिफ है, रबी है, तो बरसात के ऊपर आधारित है। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ जो है सोन नदी बहुत पास से गुजरती है और सोन का वितरण प्रणाली है, कैनाल्स बने हुए हैं, पुराने कैनाल्स बने हुए थे। ये चीज़ मुझे विरासत में मिली थी। आज़ादी से अब तक जो पुराने कैनाल्स थे जिनका आज तक उड़ाहीकरण नहीं हुआ था, यानी कि साफ सफाई, हाँ, they have डिसिल्टिंग, to be desilted. तो आज़ादी में बनने के बाद से आज तक डिसिल्टिंग नहीं हुआ था। सबसे बड़े चैलेंज जो था वो सिंचाई का था। फिर उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि हम तो विपक्ष आपके में थे। आपके कार्यकाल के पहले की सरकारों ने क्या लघु सिंचाई को बढ़ाने का काम नहीं किया? बेशक करा होगा, आपकी लेकिन पार्टी की भी सरकार तो 15 वर्षों तक थी। 15 वर्ष 2005 से पहले, और मैं आपको यही बताता हूँ 2005 से पहले जो प्रणालियाँ बनी, खासकर साउथ बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। जी। साउथ बिहार में उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, हमारे सिंचाई मंत्री हुआ करते थे जगदानंद बाबू। हाँ, फेमस। हाँ, बहुत फेमस थे। जगता बाबू के आने के बाद हमारे लिमिटेड संसाधन थे, बहुत लिमिटेड सोर्स था हमारा। मात्र 5,000 करोड़ का बजट होता था बिहार सरकार का। उसमें से किसी तरह उन लोगों ने सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए जो चैनल ऑफ कैनाल्स बना, इंद्रपुरी बराज फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कराया गया उस समय। उसी समय जो है सोन वितरण प्रणाली के जो थे नए, जितने भी ट्रिब्यूटरीज निकलती थी, छपरा उपवितरणी था, फिर आपको सोन का जो जितना भी सारा उपवितरणी सब था हाँ, मैनी ट्रिब्यूटरीज। हाँ, बहुत सारे थे। डिस्ट्रीब्यूशन कैनल सिस्टम पुरानी है। वो उसी टाइम जो है उसको रिवाइव किया गया था, 2005 से पहले रिवाइव किया गया था। उसके बाद से उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था, यानी कि सिल्ट जमा हो करके टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचना। सो व्हाट वर यू एबल टू डू इन योर टर्म सो फार? अब तक मतलब उसको आपने इस पे क्या कार्य उसको हमने बहुत सुचारू रूप से विभाग के साथ मिलकर, मंत्री जी के सामने एप्लीकेशन लेके नहीं, विभाग से उसको डायरेक्ट करके। किया? यू डील डायरेक्टली विद द ब्यूरोक्रेसी? Yes, I dealt directly with the bureaucracy because I know if you want to get things done anywhere in India, especially in Bihar, you need to meet the bureaucrats. चक्के तो वहीं पे घूमते हैं। Absolutely. ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं आज देश को भी, और हमारे राज्य को बेशक ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट से डायरेक्ट डील करके सारा इंस्पेक्शन करवाया सबसे पहले, एंड टू एंड सारे गेट से गेट तक, वन स्लुइस गेट टू अनदर स्लुइस गेट, सारा हम लोगों ने वो चेक कराया, इंस्पेक्शन कराया, और तुरंत जो है उस पर एक्शन प्लान बना कि उसका जो है मेंटेनेंस फंड से उसका उड़ाहीकरण स्टार्ट कर दिया जाए। बाद में फिर हम लोगों ने कोशिश की कि लाइनिंग वर्क भी कराया जाए, पर बिहार सरकार के पास बहुत सीमित संसाधन है, और केंद्र से जो सहायता के नाम पे जो राशि आती है वो भी इतने कम परसेंटेज में आती है कि उससे क्या ही तो काम होगा और कहाँ से किसी का भला होगा। पहले के बनस्पत आज के रेट में सेंटर की पहले गिन के 4 से 5 स्कीमें हुआ करती थी, अब 25 से 30 स्कीमें हैं, लेकिन सेंटर जो फीड करती है उसके अंदर परसेंटेज दैट इज़ लेस देन 30 to 40%। एक तो संसाधन का अभाव होना, स्कीम में उपयुक्त सब में धनराशि का आवंटन नहीं होना, दिस आर क्रोनिक प्रॉब्लम्स, कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसी रही है। लेकिन ज़मीनी सतह पर कितना कार्यान्वयन हो पाता है? क्योंकि पहले जो, एंड सॉरी इफ़ आई डिसएग्री विथ यू ऑन सम पॉइंट, बिहार का बजट बिना खर्च हुए लौट जाता था। मार्च स्पेंडिंग हर कोई जानता है, यू मस्ट बी फेमिलियर दैट टर्म। सो
कितना हाउ फार हैव वी कम फॉरवर्ड इन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दोज एग्जिस्टिंग स्कीम्स. मैं जनरल बात बोल रहा हूँ अक्रॉस, बिकॉज यू मस्ट बी डीलिंग विथ ऑल द स्कीम्स. देखिए अलग अलग ग्राम क्षेत्र में पंचायत के स्तर पर और मतलब विधानसभा क्षेत्र में विधायक के स्तर पर ही सारे गवर्नमेंट स्कीम तो आपके थ्रू ही लागू होते हैं. देखिए डिफरेंट टाइम्स के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. भौगोलिक स्थिति नहीं बदलती, सामाजिक स्थितियां बदलती हैं, आर्थिक स्थितियां बदलती हैं. रूरल पॉकेट्स के अंदर पहले जितने लोग रहते थे, आज मतलब आज से मैं 20-25 साल 30 साल पहले की बात करता हूँ, आज रूरल पॉकेट्स के अंदर उसके कंपैरिजन अगर हम कहें तो इतने लोग नहीं रहते जितना पहले रहते थे. शहरी क्षेत्र बहुत छोटा हुआ करता था, अब शहरीकरण भी होना शुरू हुआ है. दोनों हुआ है. दिस वाज स्विच ऑफ पॉपुलेशन, द रूरल पॉपुलेशन सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए नगरों की तरफ गए और नगरों का भी विस्तार होने लगा जैसे जैसे विकास हुआ सड़कें. तो मैं देखता हूँ एज अ आम नागरिक, मैं अपनी बात करता हूँ अगर, तो मुझे अपनी सरकार से क्या चाहिए. यू मे नॉट बी इन गवर्नमेंट राइट नाउ, बट सरकारें आते आते रहती हैं, पॉलिसी वही रहती है. हमारे यहाँ तो बदलता ही नहीं सरकार, मोर और लेस नहीं. चलिए उस पर एक अलग चर्चा है. उसमें आपका भी दोष है, आपका और आपकी पार्टी का. अब इट इज सो क्या 2005 से पहले का दोष? चलिए वो एक लंबी चर्चा. उस बात को भी 20 साल गुजर चुके हैं. आप बात को घुमाइए नहीं नेताजी जैसा, मुद्दे पे आते हैं कि मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपसे पूछता हूँ. मुझे सरकार से कुछ चीज़ों की उम्मीद रहती है कि सरकार का मेरे सीमित मस्तिष्क में इतना ही काम है. ट्रांसपोर्ट, तो चलिए बिहार एक लैंडलॉर्ड स्टेट है. सड़क, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि, इन क्षेत्रों पर आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या पहल की. हाउ फार हैव यू कम फॉरवर्ड, कितना आपने अचीव किया और क्या आपको अचीव करना बाकी है. आप अपने शब्दों में खुद अपनी समीक्षा करें. मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसपोर्ट से, इस वजह से क्योंकि आपने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का नाम लिया. सड़कों का नेटवर्क, सड़कों का जाल जो है, जितने तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है और जितने मेरे आने के बाद जिनके ऊपर काम हुआ है, आप सरप्राइज्ड होंगे कि रिकॉर्ड, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ, अभी भी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा. एक पॉलिसी होती है ग्रामीण कार्य में, यानी ग्रामीण सड़कों में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. हाँ, मुख्यमंत्री फिर ग्राम सड़क योजना. फिर एक होता है स्टेट हाईवेज प्रोजेक्ट. एक होता है एमआर, ये होता है जो मेंटेनेंस में जो ऑलरेडी रोड्स बनी हुई हैं. एमआर पॉलिसी एक अलग होती है. एमआर पॉलिसी मेंटेनेंस रोड्स. हाँ, मेंटेनेंस रोड्स, यानी जो सड़कें पीएमजीएसवाई या एमएमजीएसवाई में पहले बनी हो और अब जर्जर स्थिति में हो. तो मेरे यहाँ कुछ ऐसी सड़कें थी जो पिछले 10-15 साल से जर्जर स्थिति में थी और उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था, जिसमें आरसीडी की भी सड़कें थी और ग्रामीण कार्य की भी सड़कें. रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट. हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो स्टेट हाईवेज बनाता. हाँ जी, हाँ जी. जिसमें सबसे प्रमुख एक स्टेट हाईवे था जो दाऊदनगर अनुमंडल जो है हमारा, उसको कनेक्ट करता है हंसपुरा प्रखंड से. यानी ये रोड जो है दाऊदनगर से हंसपुरा की दूरी को लगभग 18 किलोमीटर कम करता है. तो सबसे पहले आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, रोड्स की. तो रोड्स में 2 मेजर रोड्स थी हमारे यहाँ जो कि स्टेट हाईवे थी. ओबरा से बेलबराही पथ था और एक था दाऊदनगर से हंसपुरा रोड. वो दोनों रोड्स बहुत समय से ख़राब पड़ी हुई थी. मेरे आने के बाद वो दोनों प्रमुख रोड जो है बनी और स्पीड में बनी. इनिशियली स्टार्टिंग में ही बनवा दिया हमने. आज के डेट में लगभग 82 रोड्स ऐसे हैं जो एमआर से पास करवा करके उसको टेंडर में डलवा दिया हमने. आधे से ज़्यादा बन भी चुके हैं इसमें और कुछ निर्माणाधीन है जो कि इस मानसून की शुरुआत से पहले मुझे उम्मीद है बन के तैयार भी हो जाएगी. सड़क है, स्वास्थ्य है. स्वास्थ्य में हम लोगों ने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, लगभग 14-15 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवाए और इतने ही संख्या में और स्वास्थ्य केंद्र हमने पास करवा लिया. और एडिशनल पीएचसी जैसे हम बोलते हैं, एडिशनल कह लें आप उसको, अतिरिक्त कहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं. तो अलग अलग कैटेगरी में और ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ से उनको ब्लॉक तक आने में मरीजों को लगभग 8-10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था. वहाँ पर हम लोगों ने डिलीवरी टू द डोर स्टेप.
हेल्थ। एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, जिस पेशे से मैं हूँ डॉक्टर, मेरे हृदय के बहुत करीब है, व्हाट इज़ द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज? तैनाती कितनी है वहाँ के कर्मचारियों की, एब्सोल्युटली। स्वास्थ्य कर्मियों की और डॉक्टर्स की? मैं आपको बताता हूँ, ज़मीनी बात आप मैं करें। आपको ज़मीनी बात द बताऊंगा। बिल्डिंग्स डोंट मेक द सर्विसेज। एब्सोल्युटली। बहुत बिल्डिंगें खंडहर बनी, बिल्डिंगें पड़ी हुई बिल्डिंगें हैं, बनी। यहाँ कुत्ते बिल्ली और गाय घूमते हैं। आज के डेट में वैसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से डिप्लॉयमेंट है, अभी कुछ दिन पहले भी कई सारी बहालियाँ हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो हम लोग को फेस करना पड़ता है उसमें, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको जैसे ही रूरल पोस्टिंग मिलती है वो सबसे पहले एजुकेशन लीव पे चले जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। जैसे ही आप MBBS होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। पर आने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद, उनको ये चीज़ ग्रांटेड मिली हुई है कि आप जो है स्टडी लीव पे जा सकते हैं। और इनिशियली यही हुआ, जितने डॉक्टर्स की पोस्टिंग हमारे यहाँ हुई, सब स्टडी लीव पे, मैक्सिमम 90% ऑफ देम वेंट ऑन स्टडी लीव विदाउट डूइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे वर आस्क्ड टू डू। मैं तो ये चाहता हूँ, एज अ पॉलिसी मेकर तो चाहता हूँ, द मोमेंट कोई भी सरकारी नौकरी में कोई डॉक्टर आते हैं, उनको कंपल्सरीली स्टार्टिंग के 5 इयर्स जो है, जो पोस्टिंग जहाँ पे मिले उनको वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी जॉब सिक्योरिटी तो देख रहे हैं, पर जिसके लिए आप गए हैं वहाँ पे, जिस जनता के लिए गए हैं, जिसका इलाज करने गए हैं, वो तो फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो डॉक्टरों के लिए आप ये कंपलसरी कर दें, बाकी सेवाओं के लिए क्यों नहीं करते हैं? बाकी सेवा में कंपलसरी है। जितने भी compulsory टीचर्स हैं, अब आप देख लीजिए, कहाँ लॉयर्स कंपेल्ड हैं कि वो लोअर कोर्ट में ही, अपने स्थानीय न्यायालय में ही प्रैक्टिस करेंगे 5 साल? हाँ, लॉयर्स के लिए नहीं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभियंता, लॉयर्स को सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं मान लीजिए, जो PP है वो तो जाता है। जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको तो जाना जिसको बोलते पड़ता हैं है। MBBS के बाद। मैं पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और भी चर्चा चलती थी कि MBBS के बाद रूरल पोस्टिंग कंपलसरी होनी चाहिए। तो आप एक सेवा पर आप ये लगाएं, अच्छी बात है, जनसेवा हो, तो वो मेरे ख्याल से सारी सेवाओं पर वो सारी सेवाओं पे है, शिक्षा पे भी है। जितने ऑन दैट नोट, शिक्षक यू आर बहाली अ होती है। प्रोफेशनल, एन MBA, वेल एजुकेटेड फ्रॉम द बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट कॉलेजेस, आई एम अ प्रोफेशनल। क्या आप बताएं कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए कैन यू मेक इट कंपल्सरी फॉर दैट पर्सन टू डू एन एक्स अमाउंट ऑफ ड्यूटी समवेयर, क्योंकि वो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं देखें? मैं आपको और बाय द वे, पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कोई इंडियन पॉलिटिकल सर्विस क्यों नहीं होती है कि इतने पॉलिटिकल सर्विस में आप रिक्विजिट क्वालिफिकेशन करके, इतना आप जनसंपर्क का, जन का काम करके, तब यू आर एलिजिबल? देखिए, जनता का काम है चुनना और रिजेक्ट कर देना। पीपल वोट फॉर यू, and if they do not vote for you, they dispose you. I am not opposed The to point politics. I'm trying to make, Yeah. the point I'm trying to make is, for any services, or for that matter any field, we should understand first that our country is a welfare state. That's true. We have our welfare fabric on, जिसमें हमारा परम कर्तव्य सेवा है। वेलफेयर का मतलब ही होता है सेवा। आप टैक्स लेते हैं अमीरों से, उस टैक्स का पैसा आप गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरियस स्कीम्स में आप डालते हो, तो कम से कम उन टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह पे जाए और उसका उनको वैल्यू अचीव हो। दे शुड ऑल्सो फील प्राउड कि इफ़ आई एम पेइंग सपोजिटली 500 रुपीज़ टैक्स, तो मेरे उस 500 रुपये टैक्स से कौन सा वेलफेयर का काम हुआ, और जिस जगह पे गई, जिसकी सैलरी के लिए वो पैसे गए, उस बंदे ने देश के लिए क्या किया। माई लार्जर पॉइंट, द मूट पॉइंट इज, वेल ट्रेंड प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में जाके ज़्यादा अच्छी सेवा दे पाएगा। तो पॉलिटिक्स में भी शुड देयर बी सम क्राइटेरिया? हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जिसको वोट पड़ गया, वॉइस ऑफ द पीपल, वहाँ भी सारी बहस ख़त्म हो जाती है, वो बात तो सही है। लेकिन ये गैप हम ब्रिज कर पाएँ पॉलिटिकल एजुकेशन में एंड डिलीवरी एट द लेवल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, क्या ये एक अच्छा विचार नहीं है? इवेंचुअली सर, मैं आपको बताता हूँ, कह देना बहुत आसान है कि आप पॉलिटिशियन, देखिए, स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर इसीलिए हम मैं बातें करते हैं, इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, किसी चीज़ की विवेचना करते हैं। आई वांट टू हियर योर व्यूज ऑन दिस। मैं बताना चाहता हूँ, नॉट अपोज टू यू। नहीं, मैं एज अ पॉलिटिशियन आपसे बात नहीं करूँगा। ये मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह आपसे बात करूँगा। जब तक पब्लिक जो वोट करती है, जब तक जनता ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन या पैसे लेकर के वोट करना, जब तक आप हमारे देश की जनता में ऐसा रुझान रहेगा, तब तक आपको सफ़ेद पोश नहीं मिलेगा ऊपर।
कहीं ना कहीं से करप्शन लगेगा ही उसके ऊपर। दैट इज़ ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये कह देना बहुत आसान है कि आप वोट करके पॉलिटिशियन को चुनते हैं और पॉलिटिशियन जो है लोगों की वोट से चुन के जाता है, पर क्या ये जिम्मेदारी आम जन की नहीं है कि वो कास्ट के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे और ना ही पैसे लेकर के जो वोट करते हैं, क्या आम जन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अच्छे को चुने और सच्चे को चुने और ना कास्ट देखे, ना क्रीड देखे, ना ही धर्म देख करके वोट करे। जिस दिन हमारे लोग ये काम सफलता से करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप बदलता हुआ बिहार देखेंगे। बात तो आपने बहुत अच्छी कही, आदर्शवादी बात है, और अब इस पे काफ़ी चर्चाएं भी होने लगी हैं। हर लेजिस्लेटर या हर कैंडिडेट अपना रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करता है, अब तो अपने धन संपत्ति का भी ब्यौरा देता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुख्य पार्टियां 3-4 ही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, राष्ट्रीय पार्टियां जितनी हो, किसी का भी नाम लें, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, द कॉमन पूल इज़ द सेम। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, अपने एबिलिटीज़ पे आए हैं, साफ सुथरे छवि के भी हैं, लेकिन कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। जब हमें चुनाव करना होगा, देखिए मैं एक वोटर के तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे 4 विकल्प मिलते हैं। लगभग सबकी विचारधारा होती है कि मैं किसको वोट करता हूँ, नहीं करता हूँ, जातिगत हो, दलगत हो, धर्म के ऊपर हो, या मेरे कोई पसंद हो शुरू से, मेरे परिवार का मेरे ऊपर क्या प्रभाव रहा हो। इन्हीं लाइंस पे वोटिंग आज भी होती है ऋषि। जब सारे ही ऑप्शंस आपको बेकार लगे तो क्या हर कोई नोटा पे वोट करे? अब ये अच्छी पार्टी से, मेरी पसंद की पार्टी से, लेकिन उसका है क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये है बहुत करप्ट, लेकिन उस पार्टी से, तो आप वोटर्स पर्सपेक्टिव देखिए कि समटाइम्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, कुआं और खाई। वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है तो मे बी द अनडिजर्विंग कैंडिडेट अलग अलग हथकंडों से वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपकी बात ये फाइनल सॉल्यूशन इसका मिला नहीं है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज नॉट सो सिंपल। मैं आपकी बात पे आता हूँ। यू आर सीइंग इट फ्रॉम अ नेता पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं नहीं, टेलिंग यू फ्रॉम द ग्राउंड अप। मैं आपको एज अ कॉमनर बता रहा हूँ। पिछले इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा भी गए हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या थी? आई डोंट रिमेंबर, यू टेल मी। 50%, 49%, यही तो रहता है 43%, बिहार में। 42%। क्यों थी? बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं अपनी पसंद का नेता, अपनी पसंद की पार्टी को वोट कर रहे? पहली बात, लोगों को बाहर आना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, और फिर अगर आप सवाल करते हैं अपने नेता से तो वाजिब है। आप चुनावी मोड में आ चुके हैं और जनता को अभी से वोट के लिए अपील करने लगे हैं। मैं वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ, That was jokes apart. मैं इस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मैं बताऊं आपको, जब 43% वोटिंग के ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो फिर तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो भैया मेरे 16 नंबर 8 नंबर ला के लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जब compete कर जाते हैं तो नेता को 43% वोट मिल गया तो बहुत हो गया, क्योंकि जनता में उदासीनता है। पीपल डोंट वांट टू स्टेप आउट। मुझे उन्हें व्यर्थ लगता है। कहते हैं कि इलेक्शंस जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव है, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। अगर आज के ज़माने में, ये मेरा अपना विचार है कि अगर ऑनलाइन वोटिंग की कोई सिस्टम सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि बहुत लोग मूव कर जाते हैं, खासकर बिहार में एक्सपैट्स की भूमि है, जो थोड़ा पढ़ना लिखना चाहता है बाहर चला जाता है। अब तो ये फैसिलिटी आ गई है, अब तो ये फैसिलिटी आ चुकी है। अगर आप एक्सपैट हैं, आप अपनी स्टेट में नहीं हैं, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में एक फॉर्म है, आपको वो फिल करना है। एग्जैक्ट फॉर्म का नंबर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इट हैज बिकम, इट्स अ टीडियस प्रोसेस। नहीं, बहुत सिंपल हो चुका है। अब आप जाइए, वहाँ रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप वोट कर सकते हैं। okay. अगर आप एक्सपैट हैं, अगर आप नहीं रहते यहाँ पे। तो हमारी बात हो रही थी आपके चुनावी क्षेत्र की, स्वास्थ्य पे हमने बात की, शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या योगदान है आपके कार्यकाल में? जो सबसे बड़ा योगदान है, सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ कॉलेज है, DN कॉलेज, डिग्री कॉलेज था। 1970s में वो बन के तैयार हुआ था। परीखा बाबू वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे उसके, और उसके बाद से लेके आज तक वहाँ पे PG की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाया था। पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज नहीं होते थे। पढ़ाई, स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो नहीं वहाँ पे नहीं शुरू हुई थी। मेरे आने के बाद, मेरे टेन्योर में 2022 में मॉनसून सत्र था या शीतकालीन सत्र था विधानसभा का, उसमें मैंने इस चीज़ को उठाया था, इस मुद्दे को, कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई हमारे यहाँ शुरू होनी चाहिए। वो 2019 में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरे प्रश्न पूछने के बाद जो है वो मेन फ्रेम में आ गया
और इंक्वायरी सेटअप हुई कि भाई पता करो कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है कि नहीं। इट केम इनटू द लाइमलाइट। हाँ एकदम उसी बिल्कुल। उसी विषय पे, मतलब लेट मी जस्ट सेगवे अ लिटिल बिट। भाई थोड़ी बहुत जासूसी हम करते हैं हमारे गेस्ट की। सो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस इन विधानसभा में जो आपको प्रश्नकाल में आप प्रश्न पूछते हैं ऋषि कुमार, कितनी संजीदगी से, कितनी क्लिष्ट लेकिन विनम्र भाषा में एंड टू द पॉइंट। दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट यू। और देखिए मुझे ये पता नहीं था ना कि अपना दिल्ली का पढ़ा हुआ फॉरेन रिटर्न आदमी इतनी तत्सम भाषा में, इतने तकनीकी शब्दों में बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छे से प्रश्न पूछता है, और सब बड़े से बड़े सुनते हैं आपके प्रश्न। उसमें हल्ला हंगामा बहुत कम होता है आपके व्हेन यू आस्क योर क्वेश्चंस। देखिए उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ और आंकड़ों के साथ बात करता हूँ, और बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं जाता। थोड़ी बहुत शेरो शायरी होती है मेरे वो स्पीचेस सुनेंगे हम के लास्ट अंदर, सेगमेंट में। थोड़ी बहुत शेरो शायरी होती है मेरे स्पीचेस में, सो दैट ऑडियंस बोर ना हो आंकड़े सुन सुन के। पर सटीक बात रखता हूँ, टू द पॉइंट रखता हूँ, और हमेशा विद अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड। और बल्कि बहुत सारे प्रश्नों में आपके अंतर्निहित उत्तर भी होते हैं। हाँ, You मैं make your सजेस्टिव Yeah. मेरे जितने भी स्पीचेस हैं आप उस पर देखेंगे, गौर करेंगे, वो सजेस्टिव होता है कि कोई अगर पॉलिसी में चेंज चाहिए तो ये चेंज चाहिए, इससे काम जो है आसान हो जाएगा सरकार का। हम सरकार के ही हिस्सा हैं, विपक्ष में ज़रूर होते हैं, पर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों सरकार, You are in the business of governance. दोनों शासन का हिस्सा होता है, और हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना और सरकार को सजेशंस देना। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता बाहरी पक्ष देखता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से किसी विधायक का या सांसद का कार्य होता है वो तो संसद और विधानसभा के अंदर होता है, जहाँ आप अपनी जनता की समस्याएं वाकई सरकार के स्तर पर लाते हैं। और मैंने देखा है कि आप छोटी से छोटी समस्याएं, चाहे वो एक सड़क की हो, एक नदी नाले की हो, एक पुल की हो, ज़मीन विवाद हो, यू ब्रिंग इट ऑल विथ अ लॉट ऑफ पैशन, जैसे कि वो आपका अपना ही काम है। एंड ऑफ द डे देखिए, एज अ एक पॉलिटिशियन, मैं बात उसी का पूरक प्रश्न मैं पूछूं, हाउ मच ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल्स, जो आपकी जो उच्च शिक्षा हुई, उसका कितना भाग इसमें आता है सरकार चलाने में? मैं आपको बताता हूँ कि जब चुन करके हम लोग आए थे ना, तो लोगों का जो परसेप्शन होता है अपने प्रतिनिधि के लिए, उनको लगता है कि हमारे बीच में ऐसा इंसान आ गया है जो चाह ले वो हो जाएगा, जो वो चाह ले वो हो जाएगा। अब आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट स्किल्स की, उसी बात में मैं आपको बोलूं, आपको किसी और ने उपाधि दी है, इस नाम से आपको बोलते हैं ओबरा का कोबरा। तो मिस्टर ओबरा का कोबरा, आपने क्या एबरा का डेबरा किया अपने विधानसभा क्षेत्र मैं में? आपको बताता हूँ, आपने मैनेजमेंट आपका स्किल कौन की सा बात जादुई की। करिश्मा हम बोल सकते हैं जो आपको, वी कैन क्रेडिट इट टू यू रियली? आप कह सकते हैं इस बात को, हाँ, ओबरा का कोबरा बुलाते हैं मुझे। एक और भी नाम है आपका? वो मेरे दोस्त बुलाते हैं। देखिए मेरी जासूसी सही है कि नहीं भाई। इनको बिहार का कालीन भैया भी बोलते हैं, अब बताइए कि क्यों बोलते हैं? अब देखिए, ये तो हम इतना पहली बार, रसूख और दबदबा है आपका फर्स्ट टर्म में, नहीं देखिए इतने ऐसा बड़े बाहुबली बन गए हैं आप। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बाहुबली शब्द जो है, मात्र बाहुबली शब्द मात्र बाहुबल नहीं है, वो मतलब दबंगई और धमकाना और वैसा वाला गुंडई। मैं आपको बताता हूँ, काम कराने के, किसी भी काम को कराने के अगर 100 तरीकों में से 90 तरीका दबंगई का है, तो उस 90 को छोड़ के मैं उन 10 तरीकों पे जाऊँगा जो आसान है, सरल है और व्यवहारिक है।